Assalamualaikum to all the wonderful students who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 409 that is Introduction to Database Administration और इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 91 से ऑनवर्ड्स जो है वो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है. सो एज़ यू कैन सी द टाइटल, इसमें हमने बात करनी है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने के लिए. इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपके डेटाबेस में जो भी हम समझ लें कि टेबल अगर क्रिएट कर रहे हैं या कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसी तरह नॉट, नल, यूनिक, इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं. सही हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा इंटेग्रिटी. अब जो बिजनेसेस हैं उनके जो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं वो कुछ कंडीशंस और कुछ रिलेशनशिप्स बताते हैं जिन्हें या तो हमेशा हर बार ट्रू होना होता है या हर बार फॉल्स होना होता है. ठीक है, उनकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इधर ट्रू और इधर फॉल्स. तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है वो अपनी कोई पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करती है सैलरी कैलकुलेट करने की, या वो बताती है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ये वो जो है वो अपनी एक कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है कि हर डिपार्टमेंट में इतने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते, दिस एंड दैट. तो जब हम डेटा में डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने जो है वो रूल्स के साथ अडेयर रहना है, अडेयरेंस रखनी है. हमने रूल्स के साथ जो है वो क्या करना है कि रूल्स को फॉलो करते रहना है. तो ये बेसिकली डेटा इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके डीबीए ने, आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने बताए हैं, आपने उनको हर हाल में फ़ॉलो करना है. फिर डेटा इंटेग्रिटी को अगर वो पूछ लेता है कि क्या टेक्निक्स हैं डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने की, तो आपने कहना है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो बिज़नेस रोल्स हैं उनको बिज़नेस रूल्स जो हैं उनको इन्फोर्स कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. किस चीज़ के साथ? विद ट्रिगर्ड स्टोर्ड डेटाबेस प्रोसीजर्स के कुछ प्रोसीजर्स और फंक्शंस यूज़ करके हम डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रख सकते हैं. उसके अलावा हम डेटा पे एक्सेस वगैरह देख सकते हैं कि किस यूज़र को कितनी आपने प्रिविलेज देनी है, कितनी ग्रांट देनी है. ठीक है, उसके अलावा ओरेकल के हम डेटाबेस इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे अब कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं कि अगर आप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है. सबसे पहले आपके पास आ जाती है डेफिनेशन कि ये कोई स्कीमा ऑब्जेक्ट है जो सीक्वल कमांड्स के ज़रिए से क्रिएट भी की जाती है और उसको ड्रॉप भी सीक्वल कमांड्स के ज़रिए से ही या एसक्यूएल कमांड्स के ज़रिए से ही किया जाता है. फिर इसके एडवांटेजेस हैं कि डिक्लेरेटिव ईज़ कि हम डिक्लेयर करना इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन वगैरह कंपैरेटिवली आसान हो जाती है. फिर सेंट्रलाइज्ड रूल्स होते हैं, जो मेन होते हैं और जितने भी आपके नेटवर्क के अक्रॉस जितने भी सिस्टम्स हैं और उनमें जितने भी एसक्यूएल सर्वर्स हैं वो सब वहीं सेंट्रल सर्वर से जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मैच करके फॉलो कर सकते हैं. और फिर जब हम डेटा लोड कर रहे होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमारे पास जो है वो चांसेस होते हैं कि हम अपनी तरफ से भी कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और एरर्स वगैरह के चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं. अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई कि क्योंकि हम डिक्लेरेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं हम उनको एसक्यूएल की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स यूज़ करके जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको डिक्लेयर करना आसान होता है. फिर सेंट्रलाइज्ड रूल इसलिए हैं क्योंकि जो भी आप डेटा में टेबल्स बनाते हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर, जैसे हमने CS 403 में भी हमने कहा था कि क्रिएट टेबल, ये इसी तरह डेटाबेस वगैरह, तो उनमें उन टेबल्स के अंदर ही हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं और फिर वो जाके डेटा डिक्शनरी में स्टोर हो जाता है. और डेटा डिक्शनरी मैंने आपको बताया था कि जो मेटा डेटा डेटा अबाउट द डेटा को स्टोर करती है वो होती है. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम क्या कर सकते हैं, अगर जब हम डेटा को जब लोड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम वक्ती तौर पे जो है वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को लोड करना है तो अगर साथ वो कंस्ट्रेंट्स को भी हर बार उसे चेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये चॉइस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब डेटा को लोड करने लगे उस वक्त इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिसेबल कर दें एंड वंस इट गेट्स लोडेड तो फिर उसको फिर से जो है वो इनेबल कर दें. तो ये एक चॉइस है. अच्छा, अब इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की आपके पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉट, नल, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट, इसी तरह प्राइमरी की, फ़ॉरेन की, ये सारे. और उसके अलावा यहाँ पे दो डेफिनेशंस भी आ जाती हैं कि ओरेकल डेटाबेस, अच्छा एक MCQ है कि ओरेकल डेटाबेस जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप कंस्ट्रेंट्स को टेबल लेवल पे भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह कॉलम लेवल के टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट कॉलम्स होंगे ना, तो उन कॉलम हर कॉलम पे भी अलग से हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं. और इनलाइन स्पेसिफिकेशन ये होती है कि अगर हम किसी कॉलम वही होते हैं ना एट्रीब्यूट, रोज़ और कॉलम से टेबल मिलके बनता है ना, तो उसमें जो है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो कॉलम्स हैं, अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट सिर्फ कॉलम पे लगाया पूरे टेबल की जगह, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनलाइन आपने स्पेसिफिकेशन की है.
फिर इसी का आ जाता है पार्ट 2, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने का। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कंस्ट्रेंट हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसका लाइक वैल्यू ये होती है कि आपने ये बनाया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। इसका सिंटैक्स मैं बता रही हूँ, एसक्यूएल क्वेरी जिसे हम कहते हैं। तो क्रिएट टेबल, अब ये स्टूडेंट का नाम हो गया। फिर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिए। पहला था रोल नंबर, वो करेक्टर डेटा टाइप का होगा और इसका मतलब है कि 10 एटलीस्ट डिजिट्स तक का हो सकता है। इसी तरह फुल नेम स्टूडेंट का, और ये वेरकेयर डेटा टाइप का होगा, कम से कम 50 इसकी लेंथ होगी। और नॉट नल, तो देखिए नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होगा कि जब भी आप टेबल स्टूडेंट बनाएंगे तो उसमें जो फुल नेम वाला कॉलम है वो कभी भी जो है वो खाली नहीं होगा। लाइक उसमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो हमेशा ज़रूर होनी चाहिए, उसमें वैल्यू कभी भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉरेन की होती है वो नल हो सकती है, वहाँ पे नॉट नल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, फिर यूनिक कंस्ट्रेंट आ जाता है। यूनिक की जो है यहाँ पे देखें, आप लिखा हुआ है नल लेबल। इसको कुछ टेबल्स आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिसमें नॉट नल की वैल्यू ना भी सेटिस्फाई हो तो फिर भी वो यूनिक की तो रहेगी, ठीक हो गया। इट रिक्वायर्स दैट एवरी वैल्यू इन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स बी यूनिक। नो रोज ऑफ अ टेबल मे हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन अ कॉलम, कि जो भी आपके पास वैल्यू है कॉलम में वो यूनिक होनी चाहिए, कभी भी वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, क्रिएट टेबल मेडिसन, नेम जो होगा मेडिसन का वो नॉट नल, एक तो खाली नहीं होगा और दूसरा वो यूनिक होगा कि कोई भी दो कॉलम्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आपने बार बार जो है वो पैनाडोल फॉर एग्जांपल 2 मेडिसिन सेम अगर आपने लिखती हैं तो यहाँ पे जो है वो ये वाला कंस्ट्रेंट, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नॉट नल है, अगर नॉट नल ना भी होता तो भी ये आपके पास क्यूरी जो है वो वैलिड थी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो हमें बता चुका है कि यूनिक की जो है वो नलेबल है, लाइक इसको नल भी रखा जा सकता है कि या तो हो ना, और अगर हो तो किसी और के साथ मैच ना करी हो, रिपीट ना हो रही हो। फिर चेक कंस्ट्रेंट में जो है वो हम देखते हैं कि कोई कंडीशन किसी कॉलम में ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उनमें से 2 चीज़ें होती हैं, 2 ऑप्शन, और उनमें से जो है वो सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल तो अब हमने किया कि ऑल्टर टेबल मेडिसन, के जो आपने पहले टेबल बनाया था मेडिसन उसको हमने ऑल्टर करना है। अब ये जो सिंटेक्सेस हैं वो आपने जो है वो अच्छे से देखते जाने हैं, और ये केस सेंसिटिव होता है। लाइक एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, तो आपने कैपिटल और स्मॉल का भी डिफरेंस रखना है। अच्छा, अब आपने कंस्ट्रेंट ऐड किया। अब चेक कंस्ट्रेंट है ना, तो और हम मेडिसन टेबल के को अल्टर करने जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया चेक अंडरस्कोर मेडिसन टाइप, सही है। अगर यहाँ स्टूडेंट टेबल होता और हमने कोई स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना होता फॉर एग्जांपल, तो हम कह देते चेक अंडरस्कोर स्टूडेंट रोल नंबर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कंडीशन वगैरह के हिसाब से जो है वो अल्टर कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमने कहा कि ऐड कंस्ट्रेंट चेक मेडिसन टाइप, ठीक है। और यहाँ पे अब 2 बातें हैं कि अब चेक आपने लगाया कि मेडिसन टाइप इन SP, इसका मतलब है कि समझ लें कि 2 जो हैं वो टाइप्स होंगी मेडिसन की, एक कोई S है और एक P है। समझ लें कि कोई लाइक जैसे हमने खाने से पहले मेडिसिन लेनी होती है और कोई बाद में फॉर एग्जांपल, तो ये 2 कैटेगरीज हैं। तो आपने चेक करना है कि जो मेडिसिन की टाइप है वो इन्हीं दोनों में होगी, लाइक या तो वो S होगी या फिर वो P होगी, या इसके लिए ट्रू होगी या इसके लिए। तो ये चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली ये है। फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टेबल हमने बनाया और स्टूडेंट टेबल में हर बच्चे ने जो है वो अपना सेमेस्टर इंटर करना है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अपना सेमेस्टर नहीं भी इंटर करता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेमेस्टर 5 फॉर एग्जांपल लाइक लिखा चला जाए, ठीक है। तो उसे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट आपने कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि अगर नल वैल्यू जब इंटर की जाएगी कि अगर कोई यूज़र वैल्यू नहीं इंटर कर रहा तो कोई डिफ़ॉल्ट ख़ुद से लिखी चली जाए, ठीक है। तो अब टेबल मेडिसन आपने अगेन क्रिएट किया, इसमें आइटम नंबर लिखा, देन आपने नेम लिखा मेडिसिन का, और देखें नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा हुआ है। फिर स्टेटस, अब स्टेटस अब फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि वो एब्सेंट लाइक प्रेजेंट है आपकी स्टोर में मेडिसिन या नहीं। तो यहाँ पे यस या नो, यस या नो कैरेक्टर, लाइक यही कैरेक्टर्स होते हैं ABCD, ये जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। और यहाँ पे देखें 1 के एक ही कैरेक्टर है ना सिंगल के, यस के लिए Y और N के लिए नो, लाइक नो के लिए N। और अगर कोई यूज़र जो है वो किसी मेडिसिन के लिए अगर वैल्यू इंटर नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट पे वो यस लिखी चली जाएगी, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट का होता है कि अगर कोई वैल्यूज़ ना भी इंटर कर रहा हो तो फिर। अच्छा, अब फ़ॉरन की कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। अब कैस्केड कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो हम इंसर्ट डिलीट और अपडेट के साथ लगाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम एक वैल्यू डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चाइल्ड टेबल्स की वैल्यूज़ होती हैं वो एक एक करके खुद ही गिरती चली जाती हैं, ठीक है।
या खुद ही डिलीट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल फ़ॉरेन की कंस्ट्रेंट अगर आपने उसके साथ कैस्केड डिलीट के साथ लगाया, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कैस्केड जो है वो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के साथ काम करता है। तो अगर हम फ़ॉरेन की का कैस्केड डिलीट के साथ देखें तो क्या होगा कि हमने 2 टेबल्स बनाए और चाइल्ड टेबल जो था उसमें फ़ॉरेन की हमने ले ली पेरेंट टेबल से। अब कैस्केड डिलीट में ये होगा कि हम पेरेंट टेबल की अगर वो की जो है वो डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल्स जितने भी उससे लिंक्ड हैं वो एक एक करके उसमें वो वाला कॉलम जो है वो या वो वाला रिकॉर्ड, वो वाली एंट्री जो है वो डिलीट होती चली जाएगी। इसको कहते हैं कि कैस्केड डिलीट। यहाँ पे अब देखें, एक टेबल है सप्लायर, एक है प्रोडक्ट, ठीक है। अब सप्लायर में डिफरेंट आपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हुए हैं, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर कॉन्टैक्ट नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट लगाया प्राइमरी की का कि ये जो सप्लायर आईडी है वो ये रही, ठीक है। आपने इसमें क्या किया कि आपने प्राइमरी की जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद अब आपने टेबल प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने फ़ॉरेन की सिलेक्ट करनी है। और फ़ॉरेन की आपने कैसे सिलेक्ट की कि आपने ये जो सप्लायर की आईडी थी ना वो इस प्रोडक्ट में, लाइक जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली इस टेबल में सप्लायर आईडी यहाँ से रेफ़र होके आ जाएगी। तो इसलिए ये फ़ॉरेन की आपने यहाँ से जो है वो यूज़ की प्रोडक्ट में। अब किसी टाइम पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमने डिलीट कैस्केड ऑपरेशन लगाना है तो देखें इसका सिंटेक्स ये है कि एंड पे आपने लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर ही ऑन डिलीट कैस्केड। इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी सप्लायर आईडी अगर यहाँ से डिलीट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी वो सारा डेटा जो है प्रोडक्ट टेबल से वो डिलीट होता चला जाएगा एक एक करके, ठीक हो गया। फिर ट्रिगर कंस्ट्रेंट्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे क्रिएट ट्रिगर। अब इनका सिंटेक्स अगेन देख लें कि आपने ट्रिगर क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने ट्रिगर का नेम दे दिया कि कैस्केड डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। कि अगर आपने जो है वो किसी स्टूडेंट का पूरे डेटा में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो अब यहाँ पे देखें ये 3 जो आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, बिफोर, बिगन एंड, ये असल में PL SQL कमांड्स हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन इसको हम कहते हैं कि डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन होती है, फिर बिफोर, बिगन और फिर एंड होता है। इसमें अब आपने पहले डिक्लेयर किया कि मैं ट्रिगर डिक्लेयर करने जा रहा हूँ और उसका आपने दे दिया नाम। अब बिफोर में हम कहेंगे कि डिलीट हमने करना है किस टेबल पे, स्टूडेंट टेबल पे। और किस चीज़ के लिए करना है, हर रो में जो भी उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो आपने डिलीट करना है। फिर आपने स्टार्ट किया कि डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर रिकॉर्ड डॉट स्टूडेंट ID इज़ इक्वल टू ओल्ड डॉट स्टूडेंट ID। अब इससे क्या होगा कि आपके पूरे स्टूडेंट टेबल में जो भी ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे और आखिर में आपने एंड दे दिया। अच्छा, इसी तरह ट्रिगर कंस्ट्रेंट्स आपके पास ये तकरीबन वही रिपीट हो रहा है। अच्छा, फिर होते हैं इनेबल या डिसेबल या फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट्स। अब अगर कोई टेबल है और उसमें पहले से कोई कंस्ट्रेंट, चाहे वो प्राइमरी की का है, नॉट नल का है, यूनिक का है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम फिर से इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, फिर सिरे से डिलीट या ड्रॉप भी कर सकते हैं। और इसके लिए क्या सिंटेक्स होगा कि हम कहेंगे ऑल्टर टेबल। अब यहाँ पे कोई नया टेबल आ गया, इनवॉइस। अगर आपने पिछले 2 को ही फॉलो करना है तो समझ लें कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और फिर आपने कोई कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो आप कहेंगे कि ड्रॉप कंस्ट्रेंट और फिर प्राइमरी की स्टूडेंट रोल नंबर या फिर फ़ॉरेन की स्टूडेंट ID। तो जो भी आपने कंस्ट्रेंट लगाया होगा या ड्रॉप कंस्ट्रेंट स्टूडेंट ID नॉट नल, इस तरह से जो भी कंस्ट्रेंट आपने लगाया होगा उसके साथ ड्रॉप का वर्ड आपने कैपिटलाइज्ड फॉर्म में जो है वो यूज़ करना है। और फिर ऊपर क्या होगा कि हम क्योंकि टेबल में कोई ना कोई चेंज करने जा रहे होते हैं ना, इसलिए ऑल्टर टेबल और अब फिर आगे टेबल का नाम। अब ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, जिसकी वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाती है। जितना मर्ज़ी भी फास्टली बोल लो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लग जाता है टाइम। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है टॉपिक नंबर 93। अब इसमें बात आ जाती है स्कीमा ऑब्जेक्ट्स की। अब स्कीमा ऑब्जेक्ट, या उससे पहले हम बात करते हैं कि कोई स्कीमा जो है वो कैसे क्रिएट होता है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने जो है वो टेबल स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। एक होती है डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, और टेबल स्पेस क्या होती है मैंने आपको बताया था, जिसमें SQL टेबल्स होते हैं या उनके बारे में इंडेक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो उसको मिला के हम कहते हैं टेबल स्पेस, जिस पे कोई DBA काम कर रहा होता है, सही है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने एक तो डेटाबेस लाइक टेबल स्पेस डिफ़ॉल्ट क्रिएट करनी होती है और एक होती है टेम्प्रेरी टेबल स्पेस, वो क्रिएट करता है। टेम्प्रेरी मीन्स आर्जी, और ऐसी डेटा फाइल्स या कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो हमें थोड़ी सी देर के लिए अपने डेटा में चाहिए होती हैं, फिर बाद में हमारा उनका कोई काम नहीं होता। तो इसलिए उस चीज़ को रखने के लिए, अपनी स्टोरेज बचाने के लिए हम एक अलग से टेम्प्रेरी टेबल स्पेस बना लेते हैं और उसमें कुछ ऐसी डेटा फाइल्स रख देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या होगा कि हम सबसे पहले जो ऑनर होगा उस स्कीमा का, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा,
वो क्या करेगा कि वो लाइक एक टेबल स्पेस बनाएगा और उसमें राइट्स और प्रिविलेजेस कि किसको कितना डेटा एक्सेस करवाया जा सकता है, वो सारा कुछ जो है वो उसमें मेंशन कर देगा। अब स्कीमा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, अब सबसे पहले बात आ जाती है व्यू की। व्यू मैंने आपको बताया था कि लाइक एक स्टोर्ड क्यूरी की तरह होता है और किसी टेबल या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स की लॉजिकल ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये इसमें जिस टेबल से हम डेटा फेच करके अपना व्यू बनाते हैं उस टेबल को बेस टेबल कहते हैं। अच्छा जी, अब स्कीमा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो हम व्यूज़ को सेम उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे हम टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक टेबल में हम कोई क्यूरी सेट कर सकते हैं, बाद में उनको अपडेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें से वैल्यूज़ डिलीट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड। इसी तरह व्यूज़ का भी हम सारा कुछ कर सकते हैं। व्यूज़ जो हैं वो आपको एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये सिंपल भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई डेटा नहीं होता, इन्होंने बेस टेबल या पेरेंट टेबल से ही डेटा फेच किया होता है। अब आपके पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यूज़ आ गए। अब देखें, आपने व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू क्या किया और फिर आपने व्यू का नाम दे दिया सेल्स स्टाफ। अब ये व्यू का नाम है एज। अब ये सिंटेक्स का पार्ट है, इसको आपने भूलना नहीं है कि क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम, फिर एज। फिर अब मैंने आपको बताया था कि व्यू हम किसी टेबल या ग्रुप ऑफ टेबल से ही बना रहे होते हैं, तो अब हमने ये एम्प्लॉई टेबल से बनाना है। तो जो एम्प्लॉई टेबल है उसमें समझें बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हमने व्यू उसमें से किसी एक पार्ट का बनाना है, तो हम एम्प्लॉई टेबल में से सिलेक्ट करेंगे 3 कॉलम, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल। और हमने एक कंडीशन रख दी कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 10 हो, तो जहाँ पे भी डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा वहाँ से एम्प्लॉई नंबर, नेम और उसी का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो फेच होके आ जाएगा और एक नया व्यू आपके पास बन जाएगा। सही हो गया। फिर थोड़ा ये था सिंपल व्यू, फिर आपके पास जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स व्यू। इसमें हमने क्या किया कि क्रिएट व्यू, फिर अगेन व्यू का नाम दिया एज, मैंने आपको बताया सिंटेक्स का पार्ट है। अब आपने एम्प्लॉई टेबल से ही सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉई, लेकिन क्या सिलेक्ट किया, जॉब और काउंट। इसका मतलब है हमने जॉब वाइज जो है वो लाइक उसको ग्रुप करके उसको सिलेक्ट किया है। कैसे कि आपके पास पूरे एम्प्लॉई टेबल में जो है वो जितने भी यहाँ गया, हाँ ये देखें काउंट ऑल, लाइक ये जो स्टेरिक होता है इसका ये मतलब है, आस्ट्रिस्क जो आपके पास साइन है इसका बेसिकली ये मतलब है कि जितने भी आपके पास जॉब के कॉलम्स होंगे या लाइक जॉब कॉलम में जितनी भी आपके पास रोज़ होंगी, एंट्रीज़ होंगी, वो सारी की सारी आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगी और ये किस डिपार्टमेंट नंबर के लिए होंगी, जहाँ पे 10 वैल्यू होगी। ठीक है, और आखिर में आपने कह देना है ग्रुप बाय जॉब। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने कोई व्यू जो है वो क्रिएट करना है, उसे रिप्लेस करना है, तो अब यहाँ पे देखें कि क्रिएट व्यू या हम इसे रिप्लेस व्यू भी कर सकते हैं। व्यू का नाम दिया एज वही वाला, फिर आपने फ्रॉम, अब 2 टेबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू एक या एक से ज़्यादा टेबल से मिला के हम उससे इंफॉर्मेशन लेके बना सकते हैं। तो पहले हम एक ही टेबल की बात कर रहे थे, दैट वाज एम्प्लॉई। अब यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट, और यहाँ से हमने अब इसके कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करके उसका व्यू बनाना है इन दोनों टेबल्स का, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नंबर, जॉब और डिपार्टमेंट नेम। सही हो गया। फिर एक कंडीशन लगाई कि जहाँ पे एम्प्लॉई टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम है, एम्प्लॉई टेबल में से डॉट, फिर आगे कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर वाला, और वो हो इन 10 30 के, या तो वो डिपार्टमेंट नंबर 10 हो या डिपार्टमेंट नंबर 30 हो, तो वहाँ से ये सारे कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट होके आ जाएँ। फिर एंड एक और कंडीशन लगा दी कि एम्प्लॉई टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ। ठीक है, दोनों टेबल्स के जो डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम जहाँ जहाँ पे उनकी वैल्यूज़ बराबर हैं, वहाँ से जो है वो डेटा फेच होके आएगा एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नंबर, जॉब और डिपार्टमेंट नेम का, जिसे हम बाद में कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ये वाला व्यू बन गया डिवीजन 1 स्टाफ। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशंस को भी सेम वे में हम सिंपल व्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं कि क्रिएट टेबल किया, फिर टेबल का नाम था डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट नंबर आपने दिया। अब ये नंबर यहाँ पे क्या है, जैसे वही बात है कि C++ में हम जैसे इंटीजर कहते हैं, इंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर कोई इंट होगा और वो 4 डिजिट्स तक होगा, लाइक 1 2 3 4 इतनी उसकी लेंथ होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो प्राइमरी की के तौर पे काम करेगा। फिर डिपार्टमेंट नेम, फिर उसकी लोकेशन। फिर एक और आपने टेबल बनाया एम्प्लॉई का, उसमें एम्प्लॉई नंबर वो अगेन प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया, फिर एम्प्लॉई नेम, फिर डिपार्टमेंट नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद सीक्वेंसेस कैसे क्रिएट करने हैं, अब ये बेसिक सिंटेक्स हैं, अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ लें तो पेपर में कोई चेंज होके भी अगर आ जाता है तो आपने बस ये सिंटेक्स तो ज़रूर लिख ही आना है। अगर आपको बेशक क्वेश्चन ना भी
फॉर सपोज़ पेपर में आ जाता है कोई SQL कमांड लिखने के लिए कोई क्यूरी, और आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा कि ये पता नहीं मुझे आता है नहीं, तो आपने जो भी आपको सिंटेक्स याद है एज इट इज़ आपने वो तो ज़रूर लिख देना है, जैसे क्रिएट टेबल और फिर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को इतना तो पता है कि क्या करना है। आपने बिल्कुल ब्लैंक कोई भी नहीं इस तरह का जो क्वेश्चन है वो छोड़ के आना, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सीक्वेंस या ऑटो नंबर हमने क्रिएट करना है। सीक्वेंस या ऑटो नंबर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया और उसमें वैल्यूज़ एंटर कर दी, लेकिन आपने उनको काउंटिंग नहीं दी, लाइक स्टूडेंट नंबर 1 का डेटा है, फिर नंबर 2, नंबर 3, तो सीक्वेंस जो होता है वो ऑटो नंबर होता है कि जैसे ही हमने लाइक डेटा एंटर किया तो नेक्स्ट पे जाके जो है वो, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, अब मैंने इसको ये वाला कर लेते हैं। अब ये है 1, ठीक है। अब ये ऑटो नंबर है, लाइक सिस्टम ने इसको खुद से किया। अब मैंने इंटर जैसे ही प्रेस किया तो अब ये 2 कह देगा। फिर मैं जैसे इंटर लाइक इसमें कोई वैल्यू इंटर की और फिर इंटर किया तो फिर क्या होगा कि 3। तो ये ऑटो नंबर है, ये सीक्वेंस है जो मैं खुद से मेंशन नहीं कर रही, लेकिन मैंने क्योंकि ये ऑप्शन इनेबल की हुई है तो इसलिए जो है वो ये सिलेक्ट होता जा रहा है, लाइक खुद से जो है वो एक सीक्वेंस इनका बनता जा रहा है। सही हो गया। तो इसे कहते हैं कि सीक्वेंस या ऑटो नंबर। और ये हम बेसिकली कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें कि आपने क्रिएट सीक्वेंस का नाम दिया, फिर आपने कहा कि इंक्रीमेंट बाय 1, जैसे वो 1 2 3 हो रहा था ना, तो 1 1 ऐड हो रहा था और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से। फिर ये नो मैक्सिमम वैल्यू, नो साइकिल, कैशे। अब ये क्या होता है कि नो मैक्सिमम वैल्यू और नो साइकिल का मतलब है कि सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, उनमें कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद कोई उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जितने मर्जी रिकॉर्ड आप इंटर करी जाएँ उतना जो है वो इंक्रीमेंट होकर ऑटो नंबर आपका ऐड होता जाएगा। और कैशे लाइक ये जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा, या ये कैशे से जो है वो वैल्यू लेगा या नहीं लेगा स्टोरेज में, तो उसका भी आपको दे दिया साइज़ 10। फिर यहाँ पे डेटा डिक्शनरी फॉर टेबल्स एंड व्यूज़ आ जाता है। इसमें देखें कि अगर आपने सिंपल एक क्यूरी लिखी हुई है कि आपने सेलेक्ट करना है कॉलम नेम, ठीक है। अब वो कॉलम नेम यहाँ देखें ये सिलेक्ट होके आ गया। अपडेट टेबल, जिसको जो है वो हम अपडेट कर सकते हैं बाद में, फ्रॉम यूज़र अपडेटेबल कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज़ इक्वल टू एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। अब इससे क्या होगा कि पूरे टेबल में जहाँ जहाँ पे भी टेबल नेम जो है वो एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वाला टेबल जो होगा, लाइक टेबल कौन सा है, एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट, और इस टेबल से जो भी आपके पास कॉलम नेम वाली वैल्यूज़ होंगी अपडेट टेबल वाली, वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आपने 2 कॉलम्स जो हैं सिलेक्ट किए, एक था कॉलम नेम और एक था अपडेट टेबल। ये रहा, ये कॉलम नेम है और ये है अपडेट टेबल के अपडेट इसको किया जा सकता है यस या नो। तो ये 2 कॉलम्स आपके पास जो हैं वो सिलेक्ट होके आ गए, जहाँ पे भी टेबल का नाम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होगा। अच्छा, अब टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अल्टर करते हैं। टेबल्स जो हैं वो बेसिकली रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखें हम डेटा टाइप जो होती है लाइक वेरकेर या डेट या नंबर, वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा टेबल क्या होता है कि अगर कॉलम जो है वो नंबर डेटा टाइप का है तो हम ज़्यादा जो है वो प्रिसीजन अच्छे से उसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा रो जो है वो कलेक्शन ऑफ कॉलम इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट टेबल में कॉलम थे स्टूडेंट नंबर, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट सीजीपीए, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, तो अब उसमें जो भी आपने वैल्यू एंटर की नीचे किसी एक स्टूडेंट की, तो वो एक रो बन गई। और रो में क्या था कि इन्फॉर्मेशन थी उन सारे कॉलम्स की, ठीक है ना, कि आपने जो रो में डेटा एंटर किया उसमें स्टूडेंट का नंबर भी था, सीजीपीए भी थी, नेम भी था। तो रो जो है वो एक कलेक्शन होती है कॉलम इन्फॉर्मेशन की। उसके अलावा इसमें हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे अब कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने टेबल्स बनाते हुए डिस्क्रिप्टिव नेम्स उनके यूज़ करने हैं, जो हमें जो है हम उनको बाद में डिस्क्राइब भी कर सकें कि अगर आपने कोई स्टूडेंट टेबल बनाना है तो टेबल का नाम स्टूडेंट ही रखें, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स, इंडेक्सेस और क्लस्टर्स के भी आपने इसी तरह से ख्याल रखना है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम होने चाहिए। उसके अलावा बी कंसिस्टेंट इन एब्रीविएशंस, कि अगर कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यूज़ करने हैं कोई एब्रीविएशन, तो आपने पूरे डेटाबेस में वही वैल्यू या वही एब्रीविएशन रखना है, यूज़ करके रखना है। फिर उसके अलावा अगर कोई टेबल या कॉलम आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सामने वाला सेकंड पर्सन जो है वो उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, तो आपने कमेंट कमांड के साथ उसकी एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन उसमें मतलब ज़रूर मेंशन कर देनी है, ताकि कोई और अगर आपकी डेटाबेस को रेफ़र करे तो उसे पता चल जाए।
फिर हर टेबल को आपने नॉर्मलाइज़ करना है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, जैसे हमने आई गेस CS403 में पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में, कि वो फर्स्ट लेवल नॉर्मलाइजेशन, फिर सेकंड नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो करनी है आपने टेबल की, इस तरह एरर के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा डेटा टाइप अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा डिफाइन कॉलम्स दैट अलाउ नल्स लास्ट टू कंजर्व स्टोरेज स्पेस, के जो कॉलम्स, जो एट्रीब्यूट्स आपके पास नल को अलाउ कर रहे हैं, जिन्होंने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ, उन्हें सबसे आखिर में आपने लिखना है, लास्ट में लिखना है। इससे क्या होगा कि स्टोरेज स्पेस आपकी बच जाएगी। फिर जहाँ पे भी मुनासिब हो आपने टेबल्स को क्लस्टर कर देना, इससे भी स्टोरेज स्पेस बच जाएगी। हीप ऑर्गेनाइज टेबल्स जो होते हैं, इसमें हमने आगे जो है वो पढ़ना है हीप ऑर्गेनाइज टेबल्स, जिनमें जो है वो हम कह लें कि ट्री की फॉर्म में, कि एक बेस टेबल होता है और फिर चाइल्ड टेबल्स, ये आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अच्छा, अब क्लस्टर टेबल क्या होते हैं? क्लस्टर टेबल ऐसा टेबल होता है जो किसी क्लस्टर का पार्ट होता है। अब क्लस्टर क्या होता है? एक से ज़्यादा टेबल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। और उसकी एक कंडीशन ये है कि जो जितने भी टेबल्स आपके ग्रुप ऑफ क्लस्टर में मौजूद हैं, उनका कोई ना कोई कॉलम सेम होना चाहिए, फिर ही उनका मिलकर क्लस्टर बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई इंडेक्स जो है वो आपको कोई रो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट कर रहा हो, इंडेक्स लगा हो, और वहाँ से हम डायरेक्ट रोज़ को सर्च करने के बजाय डायरेक्ट उस कॉलम पे जो है वो, उस रो पे जो है वो पहुँच सकें। सही हो गया। और इसके अलावा इससे जो है वो फास्ट वे में हम एक्सेस कर सकते हैं रोज़ को। फिर पार्टीशन टेबल्स में क्या होता है कि एक बिगर टेबल को हम स्मॉलर पार्टीशंस या इवन पार्टीशंस को भी सब पार्टीशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर पार्टीशन के अपने अपने फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हर पार्टीशन की अलग अलग चॉइस होती है कि वो कंप्रेशन को इनेबल करे या डिसेबल करे, कौन सी कंप्रेशन हो, फिजिकल स्टोरेज की क्या सेटिंग्स होंगी, वो किस टेबल स्पेस का पार्ट होगी। तो वो एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस उन्हें मिल जाती है पार्टीशन टेबल के केस में, ठीक है। इसी तरह जो हर पार्टीशन होती है, जब हम टेबल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर पार्टीशंस में, तो हर पार्टीशन को अलग अलग से मैनेज किया जा सकता है, जिसकी वजह से DBA को आसानी हो जाती है कि वो उनका बैकअप वगैरह भी रख सकें। अच्छा, उसके बाद क्रिएट टेबल में वो कह रहा है कि टेबल स्पेस आपने क्लॉज ज़रूर रखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो टेबल जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। फिर जो अगर पार्टीशन टेबल्स हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर पार्टीशन टेबल की जो भी पार्टीशंस हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, उनके लिए हर अलग हर पार्टीशन के लिए अलग अलग आपने जो है वो टेबल स्पेस ज़रूर मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, तो फिर इसलिए इट मेक्स सेंस कि आपने उन्हें जो है वो अलग अलग उनको टेबल स्पेस जो है वो क्लैरिफाई उनकी ज़रूर करनी है। सो अगर आप क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में जो है वो नहीं बता रहे कि वो किस टेबल स्पेस का पार्ट होगा, तो वो जो टेबल है वो ख़ुद से अपनी डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में चला जाएगा। फिर ऑल्टर टेबल कमांड जो है वो हम DDL ऑपरेशंस के ज़रिए से कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ देखें पार्टीशन बाय रेंज। अब यहाँ पे अब रेंज में क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल पहले 100 एम्प्लॉयज़ एक पार्टीशन में चले जाएंगे, फिर 101 से 200 तक दूसरे में चले जाएंगे। तो ये रेंज हमने डिपार्टमेंट नंबर की सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर हम पार्टीशन बाय फॉर एग्जांपल नेम करते, तो फिर क्या होता है कि A से लेके E तक फॉर एग्जांपल जिनके बन रहे हैं एम्प्लॉय नेम्स, वो एक पार्टीशन में चले जाते हैं। फिर E से ऑनवर्ड समझ लें N तक जिसके बन रहे हैं वो एक पार्टीशन में चले जाते हैं। तो मतलब इस तरह से। फिर उसके अलावा यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाता है 95। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की हमने बात करनी है। देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे अब यहाँ से अगर मैं नोट पैड निकालती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल या जो मर्ज़ी भी लिखा, और उसको जो है वो मैंने कॉपी किया, और फिर अपनी SQL कमांड में जो है, या SQL कमांड प्रॉम्प्ट में जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो मैंने नोट पैड में बनाई थी वो एक पूरी स्क्रिप्ट थी। मतलब जो भी मैंने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स थी वो मैंने लिखी किसी नोट पैड में या किसी टेक्स्ट फाइल में, तो वो थी मेरे पास स्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो होती हैं उनमें टेबल्स के स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे अभी मैं क्रिएट टेबल कर रही थी। इसी तरह DML जो डेटा मैनिपुलेशन कमांड होती हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। स्क्रिप्ट्स में
क्रिएट भी किए जा सकते हैं टेबल्स, ऑल्टर भी किए जा सकते हैं और ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। अब ये आपको स्क्रिप्ट का एक सैम्पल दिखाया गया। इसमें देखें टेबल जो है वो HR एडमिन एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट किया गया है, और फिर नीचे जो है वो इसकी स्टोरेज वगैरह भी बताई है, कमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं वगैरह। और इसमें देखें साथ साथ जो है वो आपको कंस्ट्रेंट्स भी लगा के दिए हुए हैं, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल, इनक्रिप्शन की जो मैंने आपको कहा था चॉइस होती है, इनक्रिप्ट यूजिंग, फिर इनक्रिप्शन की आपको दी हुई है। अच्छा, इसी तरह टेम्प्रेरी टेबल्स आप कैसे क्रिएट करते हैं कि सिंपल जैसे क्रिएट टेबल करते हैं ना, वहाँ पे बस आपने लिख देना है कि क्रिएट ग्लोबल टेम्प्रेरी टेबल, ठीक है। और ग्लोबल भी नहीं, ओवरऑल बस आपने ये याद रखना है कि जब टेम्प्रेरी टेबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्रिएट टेबल की जगह क्रिएट टेम्प्रेरी टेबल करते हैं, और फिर आगे टेबल का नाम और बाकी सारा कुछ वही। अच्छा, इसी तरह जब टेम्प्रेरी टेबल स्पेस बनाते हैं तो देखें क्रिएट टेबल स्पेस की जगह क्रिएट टेम्प्रेरी टेबल स्पेस। फिर बल्क वे में अगर आपने डेटा को लोड करना हो तो फिर हम वैल्यूज़ को अपेंड कर देते हैं खुद से, वो आखिर में जो है वो ऐड होती जाती हैं। अच्छा, ऑल्टर टेबल में यहाँ पे देखें ऑल्टर टेबल, फिर हमने क्या किया कि बोनस जो है वो ऐड किया, और नंबर की आपने वैल्यूज़ देंगे 7 डिजिट्स होने चाहिए या 2, और यहाँ पे आपने जो है वो बोनस ऐड कर दिया किस टेबल में, HR.admin एम्प्लॉयज़ में। तो इस तरह से हम टेबल को जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर टेबल स्पेस में हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। अब इंडेक्स को अब देखें नॉर्मल ही ऑलमोस्ट सेम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही सिंटेक्स फॉलो होता है इन टेबल्स को क्रिएट करने का, उसके अलावा टेबल स्पेस को क्रिएट करने का, व्यूज़ को क्रिएट करने का। कि क्रिएट इंडेक्स, फिर आपने उसका नाम देना है। व्यू में हम यहाँ पे एज कीवर्ड लिख रहे थे, यहाँ पे आपने ऑन लिखना है कि किस टेबल पे आपने इंडेक्स लगाया, सेल्स टेबल पे, ठीक है। सेल्स टेबल पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया, इंट सेल्स इंडेक्स, और फिर किस किस कॉलम पे आपने इसके जो है वो इंडेक्स लगाया, सेल्स डेट पे, प्रोडक्ट आईडी पे, फिर कस्टमर आईडी पे। और ये टेबल स्पेस कौन सी थी, क्यों, क्योंकि हम ओवरऑल तो टेबल स्पेस पे जो है वो लगाने जा रहे हैं ना इंडेक्स, तो टेबल स्पेस लो फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे दोबारा देखें कि आपने जो है वो टेबल स्पेस पे इंडेक्स लगाना है। आपने पहले लिखा क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम दिया, फिर टेबल स्पेस में कोई टेबल ही होगा ना जिस पे आपने इंडेक्स लगाना है, जिसके कॉलम्स पे, तो आपने फिर टेबल का नाम दिया, और फिर टेबल के कौन कौन से कॉलम्स पे आपने इंडेक्स या वो पॉइंटर लगाना था उनका नाम दिया, और फिर आखिर में आपने टेबल स्पेस कह के टेबल का वो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही पार्टीशन बाय रेंज जो हम ऊपर देख कर आए हैं, ये टेबल स्पेस का नाम था क्रिएट टेबल, और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक 96। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की ही डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्कीमा का। ये जैसे अब नोटपैड में आपने ये सारा कुछ लिखा फॉर एग्जांपल, तो अब टेबल्स को हम किसी तरह ऑर्डर में कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक टेबल आपने बनाया कस्टमर, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे दिए, उनकी आगे जो है वो डेटा टाइप्स वगैरह और साइजेस आपने बता दिए, फिर आखिर में आपने दे दिया कि टेबल स्पेस कौन सी होगी, टेबल स्पेस सेल्स, ठीक है। फिर अब इस टेबल को आपने ऑल्टर कैसे करना है, ऑल्टर टेबल कस्टमर, और फिर आपने एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये जो समझ लें कि लाइक कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की के तौर पे काम करे, प्राइमरी की कस्टमर आईडी, और फिर अगेन प्राइमरी की। तो ये क्या उसे कहते हैं, फॉरेन की का ही रेफरेंस है, सिंटैक्स है ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, फिर आपने एक और टेबल बनाया, उसका नाम रख दिया ऑर्डर, और बाकी सारा कुछ है वो हो गया। और फिर यहाँ पे अब देखें फ़ॉरेन की आपने जो है वो कस्टमर आईडी जो पिछला टेबल बनाया था कस्टमर का, वहाँ की आईडी जो है वो आपने ऑर्डर में जो है वो फ़ॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल की कि ऑर्डर जो भी कस्टमर करवाएगा तो उसकी कस्टमर आईडी पिछले टेबल से और ख़ुद ही फैच होके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह इंडेक्स हम कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं, तो यूजिंग इंडेक्स टेबल स्पेस आपने ये वाला जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, फिर अगर आपकी डेटाबेस में पहले से टेबल्स मौजूद हैं और अब एक टेबल आपने बनाया हुआ है ना अगर एम्प्लॉई के नाम से, तो आप दोबारा डेटाबेस में एम्प्लॉई एग्जैक्ट यही स्पेलिंग्स वाला और यही कैपिटलाइजेशन वाला टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपकी डेटाबेस में पहले से पड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने सेम ही नाम का टेबल बनाना ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले आपने कमांड यूज़ करनी है ड्रॉप टेबल, फिर आगे उस टेबल का नाम जिसको आपने पहले ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। फिर उसके अलावा स्क्रिप्ट में और कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे फ्यूज, सीक्वेंसेस, सिनोनिम्स, PL, SQL ट्रिगर्स, उसके अलावा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि टेबल्स को जो है वो अगर आपको कोई टेबल बाद में नहीं चाहिए तो हमने ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है, सही हो गया।
और या फिर आपके पास जो है ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए या तो आपके डेटाबेस में पहले से वो टेबल ज़रूर मौजूद होना चाहिए, फिर ये कमांड काम करेगी, या फिर आपके पास प्रिविलेज होनी चाहिए सिस्टम की ड्रॉप एनी टेबल की, लाइक ये वाली आपके पास परमिशन होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर रहते हुए पूरे अपने सिस्टम में, कि अगर आपके पास ये वाली एक्सेस, ये वाली ग्रांट आपको मिली हुई है ड्रॉप एनी टेबल करने की, फिर ये आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेबल को ड्रॉप करने की कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ वार्निंग्स हैं कि अगर आप टेबल को ड्रॉप करेंगे तो वो डेटा डिक्शनरी से भी उसकी डेफिनेशन रिमूव हो जाएगी, इसलिए मेक श्योर करें कि अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए टेबल फिर ही उसको ड्रॉप करें, अगर नियर फ्यूचर में लग रहा है कि चाहिए होगा तो फिर उसको ड्रॉप ना करें। फिर अगर टेबल पे आपने कोई इंडेक्सेस, कोई पॉइंटर्स लगाए हुए थे तो वो सारे भी डिलीट हो जाएंगे अगर आप ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करते हैं। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी PL SQL प्रोग्राम यूनिट थे या जो भी व्यूज़ उस टेबल से मिलकर बने थे उस बेस टेबल से, वो रहेंगे तो, लेकिन इनवैलिड हो जाएंगे, लाइक उनको फिर आप मैनिपुलेट करके यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके अलावा उसके जो भी सिनोनिम्स आपने बनाए होंगे, जो भी एलियासेस बनाए होंगे, वो रहेंगे तो सही डेटाबेस में, लेकिन जब हम उनको फेच करने की कोशिश करेंगे, उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो उसके अलावा उसमें टेबल में हमने जो भी एक्सटेंट्स उसकी बनाई होंगी, लाइक डेटा बेस ब्लॉक्स की, वो सारी जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। और उसके अलावा जो आपके टेबल स्पेस की फ्री स्पेस है वहाँ पे जो है वो सारा स्टोरेज आपको फ्री होके मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ तो डिलीट हो गया होगा, तो जो उसकी स्पेस बची वो फ्री टेबल स्पेस में जो है वो, या फ्री स्पेस में जो है वो चली जाएगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कमांड्स कैसे यूज़ करनी है, ड्रॉप टेबल और फिर आपने इस टेबल का नाम दे दिया। इसी तरह अगर उस टेबल में जो है वो कोई प्राइमरी की या यूनिक की मौजूद है तो फिर जो है वो आपने कैस्केड ऑपरेशंस भी लगाने हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्केड कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट इंसर्ट का भी हो सकता है, डिलीट का भी हो सकता है, जैसे भी हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा था। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन से आप टेबल ड्रॉप करें और उसकी जो स्पेस उस टेबल ने ली हुई थी वो फ़ौरन से जो है वो आपकी फ्री स्पेस में चली जाए, तो आपने साथ एक कमांड यूज़ करने, एक कीवर्ड यूज़ करना है, पर्ज। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम और फिर आगे लगा दिया पर्ज। इससे क्या होगा कि फ़ौरन से जो इस टेबल ने जो स्पेस ली हुई थी वो फ़ौरन से फ्री स्पेस में फ्री होके चली जाएगी। उसके बाद आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन जो है वो एक टेबल है, डेटा डिक्शनरी टेबल, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम चीज़ डिलीट कर देते हैं, वो सारा कुछ जो है वो आपके पास रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, ड्रॉप टेबल्स और उसके अलावा उसमें इंडेक्सेस, व्यूज़, नेस्टेड टेबल, सारा कुछ जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं रिसाइकल बिन में, और अगर रिसाइकल बिन से जाके डिलीट करें फिर हम उसको कहीं से रिस्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिसाइकल बिन, तो इससे क्या होगा कि रिसाइकल बिन में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है अब वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, और फिर एट द एंड क्या होगा कि अब फिर हम उसको कहीं से फेच वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह हम जो है वो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, बिन डॉलर यूनिक आईडी डॉलर वरियन। अब ये यूनिक आईडी जो है वो 26 कैरेक्टर का कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर होगा, और इससे क्या होगा कि हम जो है, और वरियन जो है यहाँ पे आपके पास वरियन नंबर है और इसको कौन असाइन करता है, डेटाबेस, और हम इस रिसाइकल बिन को फिर से रीनेम करके अपने डेटा में फिर से स्टोर करवा सकते हैं। अब रिसाइकल बिन को इनेबल भी किया जा सकता है और डिसेबल भी किया जा सकता है। अगर हम सर्वर पैरामीटर फाइल को देखें, ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ स्कोप इसका कर देते हैं, या फिर हम ऑल्टर सेशन सेट रिसाइकल बिन इज इक्वल टू ऑफ, तो इसका मतलब होगा कि रिसाइकल बिन डिसेबल्ड है और अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट हो रही है। और अगर हम ऑफ की जगह ऑन कर देते हैं, उसका स्कोप वगैरह भी SP फाइल का, SP फाइल होती है या सर्वर पैरामीटर्स फाइल। ठीक है, तो अगर ये सारा कुछ हम ऑन रख रहे हैं तो आपका रिसाइकल बिन इनेबल्ड होगा, और जब हम कुछ डिलीट करेंगे तो पहले वो रिसाइकल बिन में जाएगा। इसी तरह अगर आपने ऑल्टर सिस्टम यूज़ की हुई है कमांड, तो फिर आपने डेटाबेस को फिर से रीस्टार्ट करना है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई आप चीज़ डिलीट कर रहे हैं और आपको फिर से दोबारा नहीं चाहिए, तो आपने साथ एक कमांड लगा देनी है, पर्ज रिसाइकल बिन। तो इससे क्या होगा, ये वाला टेबल स्पेस ये रिसाइकल बिन में जाएंगे ही नहीं, या डायरेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद डिक्लेयर किया होगा कि ये आपको जो है वो फ्यूचर में नहीं चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन, इंडेक्स टू ऑर्गेनाइज टेबल्स। अब हम टेबल्स को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको जो टेबल नहीं चाहिए कोई अपनी डेटाबेस में, तो हम उसके लिए ड्रॉप टेबल कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है वो एक सिस्टम प्रिविलेज, एक ग्रांट जो है वो दी हो, और वो कौन सी ग्रांट है, ड्रॉप एनी टेबल कमांड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉपिक 99, डेटा डिक्शनरी व्यूज़ फॉर टेबल्स। अब व्यूज़ की कुछ टाइप्स हमने देखनी है, DBA अंडरस्कोर, ऑल अंडरस्कोर, एक है यूज़र अंडरस्कोर। अब DBA अंडरस्कोर से क्या होता है कि
लाइक वही यूज़र या वही व्यू जो है, कह लें कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है आपका, वही डेटा को मैनेज कर सकता है, वही व्यूज़ को मैनेज कर सकता है, वही टेबल्स को मैनेज कर सकता है अगर आप DBA_ यूज़ कर रहे हैं। ऑल अंडरस्कोर में सबको ग्रांट्स होती हैं, ठीक है। अब वो यूज़र्स भी हो सकते हैं, DBA भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टीज़ क्लाइंट, सबको। और यूज़र अंडरस्कोर में जो करंट यूज़र होता है, जिसने करंट अभी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, अभी चल रहा है वो सेशन, वो जो है वो यूज़र अंडरस्कोर में होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने टेबल का कोई व्यू जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो हम टेबल का नाम पहले सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेटा डिक्शनरी, और फिर हम कहते हैं कि जहाँ पे टेबल का जो नाम है वो, अब यहाँ पे अब आपने टेबल नेम बता देना है इन परसेंटेजेस के साइन के दरम्यान में। इसी तरह यहाँ पे हम टेबल नेम लाइक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यहाँ पे कोई हम कंस्ट्रेंट, कोई कॉलम नेम, कोई टेबल नेम, कुछ भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने साइज़ ऑफ़ टेबल फाइंड करना है मेगाबाइट्स में, तो देखें जो भी आपके पास टोटल बाइट्स हैं उनको सेलेक्ट किया, फिर उनको बाइट्स को किलोबाइट्स में करने के लिए 1024 से डिवाइड किया, फिर किलोबाइट्स को मेगाबाइट्स में करने के लिए अगेन 1024 से डिवाइड किया, और यहाँ पे आपने नाम दे दिया कि DBA सेगमेंट से जो है वो हम ये करना चाह रहे हैं, और जहाँ पे सेगमेंट नेम जो है वो एम्प्लॉई हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो टेबल के कंस्ट्रेंट्स को आपने कैसे डिस्प्ले करना है, आपने जो है वो लाइक आपके पास यहाँ डॉट ऑपरेटर से जो है वो हम कॉलम को फेच करते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट नेम या कंस्ट्रेंट टाइप को यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब कौन कौन से कॉलम्स हैं, यूज़र कंस्ट्रेंट U और यूज़र कॉन्स्टेंट कॉलम C। अब यूज़र कंस्ट्रेंट्स U और यूज़र कॉन्स्टेंट कॉलम C क्या हैं, ये टेबल्स हैं, लेकिन इनके आगे जो है वो एक हमने इनकी इंस्टेंसिएशन, उनकी एक इंस्टेंस जो है वो एक क्रिएट किया है, उनकी एक एग्जांपल समझ लें। यूज़र कंस्ट्रेंट यहाँ U, अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से WXYZ कुछ भी कह सकती थी, लेकिन अगेन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे अब एंड ऑपरेटर के ज़रिए से हमने कुछ कंडीशंस को एंड किया है कि जहाँ पे टेबल का नाम तो एम्प्लॉई हो ही, लेकिन कंस्ट्रेंट टाइप भी P हो, और यूज़र का टेबल नेम कांस्टेंट वाले के टेबल नेम से मिलता भी हो आपस में, और उनके कंस्ट्रेंट नेम्स भी जो है वो आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास इसकी जो है वो आउटपुट आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, कॉलम की डिटेल्स आपने जो है वो कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें कि आपने सेलेक्ट किया टेबल नेम, फिर कॉलम का नेम, फिर उसकी क्या डेटा टाइप थी, क्या लेंथ थी, आखिर में आपने बताया कि ये कौन सा टेबल है जिसमें से हम ये सारे कॉलम्स जो हैं वो फेच करना चाह रहे हैं, और फिर एक कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे जिसका ऑनर जो है वो HR होगा, ठीक है। और ऑर्डर बाय के ज़रिए से हमने इसको ग्रुप कर दिया, ऑर्डर बाय टेबल नेम। अब यहाँ पे देखें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो ग्रुप हो गया, कंट्रीज़, फिर डिपार्टमेंट्स, और इस तरह से ऑनवर्ड्स आपके पास सारा चलेगा। फिर किसी इंडेक्स को जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी इंडेक्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास या आपकी स्कीमा के पास, आपकी डेटाबेस के पास जो है ऑल्टर एनी इंडेक्स या ऑल्टर इंडेक्स जो है वो प्रिविलेज हो, ग्रांट हो, ठीक है। इन केस अगर आपके पास ऑल्टर एनी इंडेक्स कमांड की प्रिविलेज है आपके पास, तो हम किसी पहले से मौजूद इंडेक्स को रीबिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडेक्स कोई यूज़ नहीं कर रहा, जगह कोई स्पेस नहीं यूज़ कर रहा, तो हम उस जगह को, स्पेस को डीएलोकेट करके फ्री स्पेस में भी भेज सकते हैं। उसके अलावा हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स को जो है वो अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि लॉगिंग हो या नो लॉगिंग, लाइक वो इवेंट्स का रिकॉर्ड बने या ना बने, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हमने क्रिएट करने होते हैं इंडेक्स, तो उसके लिए हम की कंप्रेशन को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कोई कंप्रेशन की या इंक्रिप्शन की हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इंडेक्स को फिर से नेम उसका चेंज कर सकते हैं, या उस इंडेक्स को विजिबल या इनविजिबल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो बाकियों को नज़र आए या ना। उसके अलावा वो इंडेक्स अगर यूज़ में नहीं है तो हम उसको अनयूजेबल मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो है वो उसकी मॉनिटरिंग, पूरी एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। अब आपने इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम दे दिया ऑन, जैसे मैंने बताया था कि क्रिएट व्यू में एज कीवर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ इस तरह इंडेक्स में ऑन करते हैं। फिर किस टेबल पे आपने इंडेक्स बनाया है, एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के भी किस कॉलम पे, एम्प्लॉई नेम पे। फिर टेबल स्पेस इसकी कौन सी थी, यूज़र्स, क्यों, क्योंकि हर टेबल किसी ना किसी टेबल स्पेस का पार्ट होता है। अगर आप टेबल स्पेस खुद से स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो ऑटो पे डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। फिर उसके बाद स्टोरेज स्पेस आपने इसकी बताई कि स्टार्ट में उसको 20 किलोबाइट्स असाइन करने हैं, और अगर फिर भी उससे बाद में कोई डेटा वगैरह इंटर करने के लिए चाहिए होगा, तो फिर नेक्स्ट में आपने कहा कि अगर वो फिर से डिमांड करेगा स्टोरेज की, तो फिर से आपने उसे 20 किलोबाइट्स दे देना है, ठीक है। फिर ये तो था इंडेक्स क्रिएट करने का। अब आपने अगर यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना है, तो जहाँ जहाँ पे क्रिएट इंडेक्स लिखा था उसकी जगह आपने क्रिएट यूनिक इंडेक्स कर देना है, ठीक है।
तो डिपार्टमेंट यूनिक इंडेक्स ये जो है यहाँ पे देखें, इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, फिर ऑन, फिर किस टेबल पे और टेबल के किस कॉलम पे और फिर टेबल स्पेस का नाम। ठीक है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है, सिर्फ यूनिक कीवर्ड जो है वो आपने जगह जगह ऐड किया। इसी तरह आपने जो है वो अगर यूज़ करना है इंडेक्स टेबल स्पेस को, तो आपने कह देना यूजिंग इंडेक्स टेबल स्पेस और फिर आगे उसका नाम आ गया उस इंडेक्स का, वर्क इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह इंडेक्स को जो है वो रीबिल्ड किया जा सकता है कि ऑल्टर। अब देखें, चाहे हम इंडेक्स को रीबिल्ड कर रहे हैं, उसको रीनेम कर रहे हैं या उसकी डीएलोकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एट द वेरी एंड ऑफ द डे हम उसको ऑल्टर ही कर रहे हैं, उसको हम चेंज ही कर रहे हैं। तो ऑल्टर इंडेक्स कमांड आपने ज़रूर लगानी है। और अगर आप क्रिएट करने जा रहे हैं इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने क्रिएट इंडेक्स या क्रिएट यूनिक इंडेक्स करना है। और अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो ऑल्टर इंडेक्स लिखना आपने पेपर में बिल्कुल नहीं बोलना। फिर उसके बाद इंडेक्स जो लाइक इंडेक्स का नेम आपने लिखा एम्प्लॉई नेम इंडेक्स। ठीक है, और उसके अलावा हमने रीबिल्ड करना था तो आपने कीवर्ड यूज़ किया रीबिल्ड ऑनलाइन। इसी तरह जो इंडेक्स होता है उसको विजिबल या इनविजिबल भी कर सकते हैं। देखें, अगेन मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस में करना है तो आपने ऑल्टर इंडेक्स ज़रूर बोलना है, साथ लिखना है। और फिर ऑल्टर इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम। अगर इनविजिबल करना है तो आगे लिख दें कैपिटल में इनविजिबल, और अगर उसको विजिबल करना है तो ये आ जाएगा विजिबल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है कि इसको यूजेबल कैसे बनाना है। आपने इंडेक्स सेलेक्ट, इंडेक्स का नेम लिखा एज, फिर अब आपने इसको जो है वो क्या किया कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इंडेक्स नेम की जगह आपने उस कॉलम का नाम बदल के इंडेक्स और पार्ट नेम रख दिया, इसीलिए इसको डबल कोटेशंस में लिखा हुआ है कि पहले था इंडेक्स नेम, अब वो चेंज होकर आ गया इंडेक्स और पार्ट नेम। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स और पार्ट नेम लिखा हुआ है। फिर अब इसका कौन कौन से कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए, स्टेटस और सेगमेंट क्रिएटेड। तो देखें, स्टेटस आ गया आउटपुट में और सेगमेंट क्रिएटेड आ गया। और ये किस टेबल से आपने फेच किया था इंडेक्स, यूज़र इंडेक्सेस से। फिर यूनियन ऑल लाइक आपने जो है वो सबको जो है वो कंबाइन किया पहले, फिर उसकी पार्टीशन कर दी। सिलेक्ट पार्टीशन नेम, अब जो उसकी पार्टीशंस थी उसका नाम भी लिख दिया इंडेक्स और पार्टीशन नेम। फिर अगेन वही वाले कॉलम्स आपने ऐड किए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका इंडेक्स है और जो ओवरऑल आपका टेबल या टेबल स्पेस है वो ज़्यादा यूजेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे, उस पूरे इंडेक्स को, उस पूरे टेबल को आपने डिफरेंट पार्टीशंस में, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया और डीबीए को आप लाइक मैनेज करना जो है वो आसान हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 91 to 100। आई नो ये थोड़ा सा रफ सब्जेक्ट है और इसको पहली अटैम्प्ट में समझना मुश्किल लग रहा है, इसलिए अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं भी आ रहा समझ, देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।